दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 2 of Evolution, the story of life on the earth. In the first episode, we have discussed about the various theories which explains the origin of life on the earth, but most of these theories were disproved. इनमें से कोई भी थ्योरी आगे चल के टिक नहीं सकी, but the most widely accepted theory is the Oparin-Haldane theory of chemical evolution. According to Oparin and Haldane, शुरू में सिर्फ ऐसे केमिकल्स, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स तैयार हुए जिनकी ज़रूरत सेल्स के तैयार होने में रहती है, इसलिए इसे हम कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन। यानी शुरू में सिर्फ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स तैयार हुए हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। बोथ दीज साइंटिस्ट दे प्रपोज्ड देयर थ्योरी सेपरेटली, लेकिन अब सभी लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड इन 7 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज origin of earth and its primitive atmosphere. Nowadays all of the scientists they are agreed that earth originated about 4.6 billion years ago. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है कि अर्थ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स के पहले तैयार हुई। अर्थ के ओरिजिन के बारे में भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्हें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, लेकिन दोस्तों ये जो सब इवेंट्स उस टाइम में चल रही थी तब उसे देखने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि उस टाइम परफेक्टली क्या हुआ होगा। तो इसके लिए हमें भी खुद की इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना होगा, तब हम इवोल्यूशन का टॉपिक ठीक से समझ सकेंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं अर्थ के ओरिजिन के बारे में, लेकिन हम अब फोकस कर रहे हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के ऊपर। इसलिए इन्होंने जो एक्सेप्ट की हुई हाइपोथेसिस हैं हम उसी के बारे में आगे चल के बात करेंगे। All of we know that our solar system is made up of many planets. Earth is also the part of the solar system. ये सब प्लैनेट्स जो स्टार हैं सन, उसके सराउंडिंग में रोटेट होते रहते हैं। और ये तैयार कैसे हुई? तो ये सन के सराउंडिंग में एक सोलर नेबुला था, यानी सन के सराउंडिंग में देयर वॉज ए रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस, वेपर्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, पीसेस ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। इसे हम कहते हैं नेबुला। और ये सन के बाहरी हिस्से में जो नेबुला था उसका कुछ पार्ट सन से अलग हो गया। इसकी भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन ये सब फिजिकल या ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमिकल बातें हैं, इसमें हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। हम यही फिक्स करेंगे कि ये जो सोलर सिस्टम है ये सन के सराउंडिंग में जो नेबुला था, यानी सन का ही कुछ हिस्सा अलग हुआ और उससे ये सोलर सिस्टम तैयार हुई। अगर ये सन का ही पार्ट है तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी हॉट इन वेपर स्टेट, लेकिन जब ये सन से अलग हो गई सोलर सिस्टम तो कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो सन से बहुत दूर चले गए। शायद ऐसे भी कुछ उसमें पार्ट्स होंगे जो सन के ग्रेविटेशन की कक्षा के बाहर चले गए, उनके बारे में हम अभी जान भी नहीं सकते। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि जो सन की ग्रेविटेशन कक्षा को पार नहीं कर सके, वो पार्ट्स सन के सराउंडिंग में ही घूमते रहे
जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, और हमारी पृथ्वी उस सोलर सिस्टम का ही एक भाग है। जब ये अर्थ तैयार हुई, अब हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें अर्थ के बारे में अभी सोचना है। तो सन से दूर होने के बाद उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। जो गैसेस थे उनका कंडेंसेशन होने लगा। द हेवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकेल दे सैंक टू द बॉटम एंड फॉर्म सॉलिड कोर ऑफ द अर्थ। जो हेवी मेटल्स है वो अपने अर्थ क्रस्ट में डिपॉजिट हो गए, जिससे अर्थ क्रस्ट बन गया। जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, दे ऑक्युपाइड द एटमॉस्फेयर। जो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट के थे तो ये एटमॉस्फेयर में समा गए। बट देयर वॉज नो फ्री ऑक्सीजन ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। उस टाइम अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसे कहते हैं रेड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये है ऑक्सीडाइजिंग टाइप, क्योंकि अब फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। लेकिन उस समय फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं थी, इसलिए प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर हम डिस्क्राइब करते हैं, इट वाज द रेड्यूसिंग टाइप। फर्स्ट स्टेप में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ और उसके प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ली। अब सेकंड स्टेप में कोपेरिन हेल्डेन थ्योरी क्या कहती है ये देखेंगे। सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। शुरू में सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हुई। जो प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। इनमें से हाइड्रोजन was the most active, hence hydrogen combined with nitrogen to form ammonia. Hydrogen combined with carbon to form methane, and it combined with oxygen to form water. As years passed, temperature of the earth decreased, so the steam condensed into water. Thus oceans, seas, lakes and rivers form. देखिए दोस्तों, अर्थ पर बहुत सारी स्टीम, जब अर्थ तैयार हुई बहुत सारी स्टीम पृथ्वी पर थी। इसलिए जब अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा, तब से हजारों सालों तक अर्थ पर सिर्फ बारिश गिरती रही। बहुत सारी बारिश पृथ्वी पर गिर रही थी और अर्थ के क्रस्ट को ठंडा कर रही थी, जो बहुत गर्म था। और जो डिप्रेशंस थे अर्थ के सरफेस पर, जो डीप रीजन्स थे, इसमें ये पानी जमा होने लगा। उसकी वजह से ओशन, सीज, लेक्स ये तैयार हो गए। अमोनिया एंड मीथेन dissolved in rainwater and accumulated in the sea. Methane or ammonia, they are soluble in water and hence they are started to accumulate in the sea water. तो जो सबसे पहले तैयार होने वाले केमिकल्स थे अर्थ पर, वो हैं वाटर, अमोनिया और मीथेन, अकॉर्डिंग टू कोपेरिन हेल्डेन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम ये सब एज्यूम कर रहे हैं, और यह थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये भी आप ध्यान में रखना। और इसके लिए पुख्ता सबूत भी दिए गए हैं। इसके सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए बाद में, जो सही साबित हुए हैं कि ये थ्योरी
जो डिस्क्राइब कर रही हैं वो सचमुच वैसे ही इवेंट्स उस टाइम अर्थ पर घटे होंगे। थर्ड स्टेप इन दिस theory is synthesis of simple organic compounds. When the earth became considerably cooled, various types of micromolecules like hydrocarbons were formed. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले तैयार होने वाले कंपाउंड्स थे हाइड्रोकार्बन्स। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स में दो ग्रुप्स होते हैं। वैसे ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन जो फ्री रेडिकल्स थे CH और CH2, और इनकी वजह से अदर बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स तैयार होने लगे, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। और ये सब रिएक्शंस जब पृथ्वी पर चल रही थी तब उन रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी इसेंशियल थी उसे प्रोवाइड करने का काम किया गया इलेक्ट्रिक लाइटनिंग्स के जरिए, वोल्केनिक एक्टिविटीज के जरिए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जरिए। तब ओजोन लेयर नहीं था, ऑक्सीजन ही नहीं था, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पूरी तरह से पृथ्वी पर आ सकती थी। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी बहुत सारी संख्या में चल रहे थे, क्योंकि अर्थ क्रस्ट ही गर्म था, उसकी थिकनेस ही कम थी, इसलिए वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बहुत सारे केमिकल्स अर्थ की क्रस्ट से बाहर आ रहे थे। और इसके पहले पॉइंट में हमने देखा कि बहुत सालों तक बारिश होती रही थी। इसकी वजह से जो क्लाउड्स थे उनके वजह से बहुत सारी लाइटनिंग्स चल रही थी, और इनकी वजह से इन सब रिएक्शंस को एनर्जी मिलती गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, वो अभी तैयार होने लगे, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स एक्सेट्रा। Haldane described the seawater containing these micromolecules in large quantity as hot dilute soup और primitive broth। हेल्डेन ने इसका बहुत इंटरेस्टिंग शब्दों में वर्णन किया है। हेल्डेन ने इसे कहा हॉट डाइल्यूट सूप। आपको पता है सूप हॉट रहता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसी तरह से उस समय जो पानी अपने अर्थ पर था, अपने ओशंस में, सीज में था, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स। और ये सी वाटर इन सब न्यूट्रिएंट्स से भरपूर था, इसलिए हेल्डेन ने इसका वर्णन हॉट डाइल्यूट सूप इस तरह से किया है। बट दीज मॉलिक्यूल्स दे डिड नॉट शो एनी डिग्रेडेशन as there was no free oxygen and enzymes। इन न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ती गई क्योंकि इन्हें डिग्रेड करने वाला, डिकम्पोज करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन था, सैचुरेशन था सी वाटर का, वो बढ़ता गया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप इन ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Simple organic compounds aggregated to form complex organic compounds like polysaccharides। मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमराइजेशन होके मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होके पॉलीसैकेराइड्स तैयार हुए। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से फैट्स या लिपिड्स तैयार हुए। अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स तैयार हुए। और प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स तैयार हुए। अब हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का तैयार होना ये लाइफ के ओरिजिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप मानी जाती है। सम अमाइनो एसिड्स दे पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन्स। These proteins they are called as the
प्रोटोप्रोटीन्स। शुरू में जो प्रोटीन्स अर्थ पर तैयार हुए इन्हें कहा जाता है प्रोटोप्रोटीन्स। इनमें से कुछ प्रोटीन्स एंजाइम के जैसा काम करने लगे। फ्रेंड्स, यू नो all enzymes are proteins, means they are proteinous in nature। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स की मदद से ही बने होते हैं। और कुछ प्रोटीन्स जब ये तैयार हुए तब ये प्रोटीन्स एंजाइम के जैसा काम करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ? इट एक्सीलरेटेड द रेट ऑफ अदर रिएक्शंस। एंजाइम का काम होता है, दे आर द कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और इसकी वजह से रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो गया और ज़्यादा रिएक्शंस घटने लगी। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लाइफ तैयार होने में लैंडमार्क, मील का पत्थर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। In the next step, Oparin Haldane explains the formation of nucleic acids. Nucleic acids were formed by combining phosphoric acid, sugars like deoxyribose and ribose, purines and pyrimidines. These components, they were linked in various combinations to form different types of nucleotides. तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होगी। न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होके उनका पॉलीमराइजेशन होके न्यूक्लिक एसिड्स तैयार हुए, जैसे कि डीएनए या आरएनए। और हम सबको पता है अदर बायोमोलिक्यूल्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें से जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है न्यूक्लिक एसिड्स हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। अदर मॉलिक्यूल्स के पास ये क्षमता नहीं होती है, ये खुद रेप्लिकेट नहीं हो सकते, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स हैव द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड्स तैयार हुए। अब तक के एक्सप्लेनेशन में आपके समझ में यह आता होगा कि शुरू में अर्थ तैयार होने पर ऐसे मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं जो सेल तैयार होने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। और इसके बाद में सेल तैयार होने की प्रोसेस ये शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्री सेल और प्रोटोबायंट। द न्यूक्लिक एसिड अलॉन्ग विथ इनऑर्गेनिक and organic molecules form the first form of cell called pre-cell or protobiont। न्यूक्लिक एसिड और उसके आसपास में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलके सेल जैसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। सेल तैयार नहीं हुई है अभी तक, इसे हम प्री सेल इसलिए ही कह रहे हैं, दिस इज नॉट द ट्रू सेल। एंड ओपेरिन कॉल्ड these aggregates as कोएसरवेट्स। ओपेरिन ने इन एग्रीगेशंस को कोएसरवेट्स कहा है। कोएसरवेट्स इज द एग्रीगेशन ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। इन्हें कहा जाता है कोएसरवेट्स। और सिडनी फॉक्स, ये जो साइंटिस्ट हैं, इसने इसे कहा है माइक्रोस्फीयर्स। दोनों में फ़र्क ऐसा है, ये जो एग्रीगेशंस है माइक्रोस्फीयर्स में, इसके सराउंडिंग में जो कोटिंग है वो है लिपिड्स का, फैटी एसिड्स का, जो हाइड्रोफोबिक है। और कोएसरवेट्स में जो कोटिंग है वो है वाटर मॉलिक्यूल्स का, जो हाइड्रोफिलिक है। तो ये बात आप समझ लेना। प्री सेल वाज जस्ट ए कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देन we will see about the origin of protocell or eubionts. The first cell, called protocell, originated in marine water about 3.7 billion years ago, and these cells were simple
वायरस लाइक। शुरू में जो सेल तैयार हुई, अब भी हम इसे सेल नहीं बोल रहे हैं, इसे हम प्रोटोसेल कह रहे हैं। ये शुरू में जो सेल्स तैयार हुई हैं वो सी वाटर में तैयार हुई हैं, यानी लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, स्पेशली इन द सी वाटर। ये बात ध्यान में रखना। प्रोटोसेल्स वेयर अनएरोबिक हेटेरोट्रॉप्स, दे ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये जो प्रोटोसेल्स थी उनके लिए जो फूड लगता था वो सराउंडिंग से लेती थी, क्योंकि उनके आजू बाजू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स थे, अमीनो एसिड्स थे। इन्हें फूड के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता था। लेकिन कई साल बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स थे, सेल्स की संख्या बढ़ती गई, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती गई, हेंस इट क्रिएटेड द शॉर्टेज ऑफ फूड। तो लाइफ ऐसे रुकती नहीं, यही हमें इवोल्यूशन में पढ़ना है। तो लाइफ ने, इन सेल्स ने क्या किया, तो कुछ सेल्स ऐसा प्रयास करने लगी कि अपना खुद क्यों न स्वयं बनाया जाए। तो जिन सेल्स के पास कुछ पिगमेंट्स थी, जो क्रोमेटोफोर्स थी, दे स्टार्ट देयर फूड टू सिंथेसाइज देमसेल्व्स। ये खुद अपना फूड तैयार करने लगी, और इस तरह से साइनोबैक्टीरिया जैसे इस प्रकार की सेल्स तैयार हो गई, यानी फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई दोस्तों। और इस पर मैं इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, तब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो एटमॉस्फेयर में अब ऑक्सीजन की एंट्री होने लगी, ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी। और जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, इससे पहले था रिड्यूसिंग टाइप, अब धीरे धीरे कैसे बनता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग टाइप, जैसे कि आज है। तो दोस्तों, इस तरह से सेल्स तैयार हुई। लेकिन सेल्स तैयार होने से पहले ये सेल्स जो तैयार हुई, ये सब बायोमोलिक्यूल्स की मदद से तैयार हुई है। और ये सब हमने देखा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में, जो एक्सप्लेन किए ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। तो इसे हम समराइज कैसे करेंगे। अब हमने केमिकल इवोल्यूशन पूरी तरह से जान लिया है, और फर्स्ट सेल कैसे तैयार हुई ये हमने समझ लिया है। इससे आगे आप ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन दिमाग में मत लाना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। पहले तो ना मुर्गी आई है ना अंडा आया है, पहले आए हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। देन आए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स। उसके बाद में आए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में आई न्यूक्लिक एसिड्स, और उसके बाद में आई प्री सेल, देन प्रोटोसेल। तो इस तरह से सेल्स शुरू में तैयार हुई। तो इस तरह से लाइफ शुरू हुई है अर्थ पर। तो जो स्टूपिड से क्वेश्चंस आपके दिमाग में इससे पहले थे, आई होप ऑल दीज क्वेरीज आर क्लियर नाउ। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये सब इवेंट्स अपनी अर्थ पर चल रही थी, तो इसे तो देखने वाला कोई था नहीं, तो ये हम कैसे मान ले कि ये सब ऐसा ही हुआ है। तो इसके सपोर्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सपोर्ट करने वाला बहुत सा बढ़िया एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।